आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में यातना से उबकर मर गई उम्मीद बेचारी कुएं में डूबकर। नमस्कार दोस्तों, ये पंक्तियां हैं अदम गौड़वी जी की कविता चमारों की गली की। इन लाइनों का मर्म जितना गहरा है उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरा आज का ये वीडियो। ये वीडियो मेरा हर उस व्यक्ति के लिए है जिसको ये मर्म है कि भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, और हर उस फ्रेंड के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए जो आज किसी न किसी वजह से लो फील कर रहा है। तो चलिए इन लाइनों को उस वक्त से जोड़कर देखते हैं जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छोटे बच्चे थे, क्योंकि अंबेडकर जी महर जाति में पैदा हुए और उनकी जाति समेत बहुत सारी जातियों को स्कूल जाने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन अंबेडकर जी के पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार थे, तो उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। जैसे तैसे करके उनको एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको पता चला कि कोई और बच्चा उनसे बात ही नहीं कर रहा है, उनके साथ कोई बच्चा खाना तक नहीं खा रहा है, और जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे उस मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल में नियम था कि बच्चों का जो सिटिंग प्लान है वो चेंज होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, लेकिन इस एक बच्चे को हमेशा स्कूल के उस कोने में बैठाया जाता था जहां और बच्चों के जूते चप्पल रखे रहते थे। यहाँ तक कि उस बच्चे को बैठने के लिए दरी भी अपने घर से लानी पड़ती थी। आप एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि कोई 5-6 साल का बच्चा है और वो स्कूल जा रहा है और उससे कोई बच्चा बात भी नहीं कर रहा है, और उस बच्चे के मन में ये भी डर है कि कहीं गलती से वो किसी को टच ना कर जाए, और उसको ये भी पता है कि अगर स्कूल में मुझे कहीं प्यास लग गई तो यहाँ मुझे कोई पानी तक नहीं पीने देगा। ये बात मैं आज से 125 साल पहले की कर रहा हूँ कि जिस जाति के, जिस समाज के जैसे कितने बच्चों को स्कूल जाने तक की इजाजत नहीं थी। बस एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर के डर को महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि जब वो स्कूल जाता होगा तो उसके मन में कितने सवाल आते होंगे। सोचिए क्या कभी उस बच्चे के दिमाग में क्लासरूम में बैठे हुए जिज्ञासा नहीं आई होगी कि टीचर से पूछ लूं कि किस किताब में लिखा है कि उस बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है, किसी से टच नहीं करना है, और क्लासरूम में सबसे अलग बैठना है। बाबा साहब ने एक दिन यही सवाल अपनी माँ से पूछा। माँ भीमा जी ने जवाब दिया, बेटा कुछ लोग कहते हैं कि एक किताब है जिसमें कुछ लोगों को ऊंचा बताया गया है और हम जैसे कुछ लोगों को अछूत। उस बच्चे ने अपनी माँ को जवाब दिया, माँ मुझे अगर ऐसी कोई किताब लिखने का कभी मौका मिला तो मैं उस किताब में सबको बराबर लिखूंगा। मेरी किताब में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, कोई छूत अछूत नहीं होगा, और सबको समान शिक्षा का अधिकार होगा। और वो समय आया कि बाबा साहब ने 7 मेंबर वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का सारा कार्य अकेले किया और समान अधिकारों वाली एक ऐसी किताब लिखी जिसका नाम है भारत का संविधान। पता है संविधान का सबसे अच्छा फीचर क्या है? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता के अधिकार को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी कि समानता का दर्जा सबको पहले दिया, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी के अधिकार से भी पहले। जब बाबा साहब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी माँ भीमाबाई उनको पहले ही समझा चुकी थी कि बेटा तू स्कूल तो जा रहा है लेकिन तुझे वहाँ बहुत बुरे अनुभव भी मिलेंगे, और उन्होंने समझाया कि बेटा लड़ना मत, झगड़ना मत, किसी से विद्रोह करके पढ़ाई मत छोड़ देना, क्योंकि यही एक अकेला रास्ता है जिससे कि कुछ बड़ा कर पाओगे अपने जीवन में, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है। और इस बात को उस छोटे से बच्चे ने अपने मन में बैठा लिया, और ये सारी जिल्लत पार करते हुए बाबा साहब ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की और बाकी बच्चों से आगे भी रहे, और इसी पढ़ाई के दम पर उन्हें वजीफा मिला और वो विदेश पढ़ने चले गए, और बाबा साहब ने 3 PhD की और 35 डिग्रीज हासिल की। अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी मानता है कि बाबा साहब आज तक के उनके बेस्ट स्टूडेंट थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली, और बाबा साहब को 9 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। लोगों को एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, लेकिन बाबा साहब को लॉ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इन विषयों में महारत हासिल था। बाबा साहब जब इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनकी लाइब्रेरी में 35,000 से भी ज़्यादा किताबें मिली। और साथियों, ये कहने में कोई दोहरा नहीं है कि भारत में आज तक बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। और बाबा साहब से हमें क्या सीखना चाहिए, इस डेप्थ का पता तब चलता है जब
पता चलता कि उनको खुद प्रेरित करने वाले लोग कौन थे। अंबेडकर जी खुद बताते हैं कि मुख्यतः उन्होंने 3 लोगों बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फूले से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बुद्ध पहले व्यक्ति थे जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए थे और बहुत हद तक सफल भी रहे थे। कबीरदास जी वो व्यक्ति हुए जो ईश्वर को वर्ण व्यवस्था में जकड़े हुए मंदिरों से बाहर निकालकर लोगों के हृदय में उतारते हैं और कहते हैं, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। और ज्योतिबा राव फूले जो सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोलते हैं और दलितों और अछूतों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करते हैं। और सच बात तो यह है कि उन्होंने अपनी माँ भीमाबाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही उनको सिखाया था कि भूल कर भी झगड़ा मत करना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अंबेडकर जी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनको देखने तक नहीं आया, क्योंकि वह अछूत जाति की महिला थी। तब अंबेडकर जी को लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वह तो केवल एक शारीरिक रोग था, बट ये समाज हजारों साल से जिस मानसिक रोग से मर रहा है उसका इलाज बहुत जरूरी है। इसके लिए वह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि एक अछूत केवल हिंदू धर्म के लिए अछूत नहीं था, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लिए वो अछूत ही था। बाबा साहेब से मैं जो अपने हिस्से का सीख पाता हूँ वो यही है, वो अक्सर कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके पैर में जूते हों या ना हों, सर पर छत हो या ना हो और शरीर पर कपड़े हों या ना हों, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक जीवन में आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी को जी कर आगे बढ़ा जाए तो उसके लिए जरूरी हैं किताबें, यानी कि शिक्षा। इसका खुद उदाहरण है बाबा साहेब, क्योंकि जिस समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस समाज के पास ना उतना पैसा है, ना जमीन है, ना उतनी संपत्ति है, ना उतना रसूख है, ना ही उतनी पॉलिटिकल पावर। तो फिर क्या है आपके पास? आपके पास है केवल और केवल शिक्षा। और आजकल तो सोशल मीडिया ने ये काम कर दिया है कि जो शिक्षक बड़ी से बड़ी संस्थाओं में पढ़ाता है वही लगभग आपको सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। आज से 100 साल पहले एक अकेला व्यक्ति आपके लिए इतना कुछ कर गया, आपको इतना सुंदर संविधान दे गया, शिक्षा समानता का अधिकार दे गया, यहाँ तक कि आप समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएं। समाज की पंक्ति में आखिरी में भी खड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को बराबर महसूस कर पाए, और ऐसे संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। दूसरी बात अंबेडकर जी से सीखें तो यह है कि समाज में बहुत सारे बच्चे पिछड़े समाज से आते हैं और उनको इस बात की शर्मिंदगी होती है कि वो पिछड़े समाज से हैं, कि उनको आरक्षण मिलता है जिससे IAS, PCS, IPS नेता या मंत्री बन पाते हैं, और वो बच्चे आगे बढ़ने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी यह पहचान खत्म हो जाए। लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसके लिए कभी भी शर्मिंदगी या लोग कभी भी फील मत कीजिएगा। आप सोचकर देखिए कि आरक्षण के पीछे का मुख्य तर्क क्या है, सामाजिक पिछड़ापन, ना कि आर्थिक। और आरक्षण से अगर 10-15 हज़ार लोगों को नौकरी मिल भी जाएगी, 10-15 हज़ार लोग आगे बढ़ भी जाएंगे, तो आर्थिक रूप से तो वही 10-15 हज़ार लोग मजबूत होंगे, और उससे आर्थिक स्थिति उन्हीं लोगों की बदलती है, ना कि पूरे समाज की। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यदि इस OBC, दलित या आदिवासी समाज से कोई बच्चा IAS, PCS या जज बन जाता है तो पूरा समाज यह तो महसूस करने लगता है कि अगर सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से कोई मुसीबत आई, कोई समस्या आई, तो उसके लिए हमारे साथ हमारे समाज का फला व्यक्ति तो खड़ा होगा और हमारी बात को सिस्टम और सरकार तक तो पहुंचा सकेगा। मतलब वह बच्चा मुख्य समाज से पिछड़े समाज को जोड़ने वाली एक मुख्य कड़ी बन जाएगा। ऐसा तर्क था हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहेब से सीखने वाली चीजों को 3 शब्दों में समझें। एजुकेट यानी कि शिक्षित बनो, एजिटेट यानी अपने लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। संविधान में तो बाबा साहेब ने आपको आपके अधिकार दिला दिए, लेकिन वो ग्राउंड पर भी लागू हो, इसके लिए आपको समाज में लड़ना पड़ेगा, सरकारों से लड़ना पड़ेगा, अपनी बात को कहना पड़ेगा और अपना हक मांगना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी, ऑर्गेनाइज यानी कि अपने समाज को हमेशा संगठित रखो। और अगर ये तीनों बातें भारतीय समाज कर ले जाए तो बाबा साहब के सम्मान में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती।
शिक्षक कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह तो तब साबित हो गया जब एक दलित बच्चे को पढ़ने का मौका मिला और वह इतना पढ़ा कि संविधान सभा में उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं था और ना ही कोई व्यक्तित्व था। शिक्षा के लिए बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता, चाहे वो सवर्ण हो या फिर दलित। समाज को जितना अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ना चाहिए कि एक ही धर्म और एक ही समाज के होते हुए भी हमने अपने ही लोगों के साथ कितना भेदभाव किया, यहाँ तक कि पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं दिया और उन्हें अछूत बना दिया। समाज को अब इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और बाबा साहब के इक्वल समाज के सपने को साकार करना चाहिए और उनको केवल एक दलित नेता के रूप में देखने वाले चश्मे से देखना बंद करें। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करने वाली सफदर हाशमी की कुछ पंक्तियां। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, का खा गा घा को पहचानो, आ ई को अपना हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन बनाने वालों, खुद अपनी किस्मत का फैसला करना है। ओ बोझ उठाने वालों, ओ रिक्शा खींचने वालों, पढ़ना सीखो लिखना सीखो, पढ़ना सीखो लिखना सीखो। साथियों, बाबा साहब को मेरा सत नमन और बाबा साहब के विचारों को अपने दोस्तों, अपने साथियों और समस्त देशवासियों तक पहुंचाने के लिए मेरा वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और एक बार मेरे साथ सब लोग मिलके बोलिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो साथियों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।